नमस्कार, न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजीत सिंह। आज जम्मू कश्मीर, गोवा, बिहार और मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया। वो 79 साल के थे और बीते कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका इलाज दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चल रहा था। उनके निधन की जानकारी उनके आधिकारिक ट्विटर एक्स हैंडल से साझा की गई। लेकिन सत्यपाल मलिक का जीवन विवादों से भरा रहा और आज हम सत्यपाल मलिक के जीवन से जुड़े विवादों पर एक नजर डालेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आएगी। सत्यपाल मलिक का रिश्वत का खुलासा उस समय हुआ था जब वो सत्ता में थे, लेकिन धीरे धीरे वो सरकार के आलोचक बनते चले गए। उनका किसानों के आंदोलन के पक्ष में खड़ा होना और उद्योगपतियों पर निशाना साधना उन्हें सिस्टम विरोधी छवि में ला चुका था। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की मौत के साथ ही कई सवाल अधूरे रह गए। वो जब तक जिंदा रहे सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे। 79 वर्षीय सत्यपाल मलिक नई दिल्ली के RML अस्पताल में यूरिन इंफेक्शन और सेप्सिस के इलाज के लिए भर्ती रहे थे। उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे, जिनकी CBI जांच चल रही थी। मलिक ने कहा था उन्हें 2 फाइलें पास करने के लिए रिश्वत की पेशकश की गई थी। मलिक ने कुछ अरसा पहले ही बीमार होने पर दिल्ली एम्स में भर्ती होने और हालत खराब होने की पोस्ट की थी। ध्यान रहे कि CBI ने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक पर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में जल विद्युत परियोजना से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में उन समेत 7 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। पहले मलिक को गवाह के तौर पर बुलाया गया था। यह मामला खुद मलिक की शिकायत पर 2022 में दर्ज हुआ था। सत्यपाल मलिक ने अक्टूबर 2021 में खुलासा किया था कि उन्हें 2 विवादित फाइलें पास करने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश की गई थी। एक रिलायंस समूह से जुड़ी और दूसरी एक RSS पदाधिकारी से संबंधित फाइल थी। उन्होंने यह भी कहा था कि उन्होंने ये प्रस्ताव ठुकरा दिए थे। जानकारी के अनुसार पहली फाइल सरकारी कर्मचारियों की स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ी थी, जिसमें रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को अनुबंध मिला था। दूसरी फाइल चेनाब नदी पर कीरू जल विद्युत परियोजना में नागरिक कार्यों के अनुबंध की थी, जिसमें अनुचित प्रक्रिया अपनाए जाने के आरोप हैं। सत्यपाल मलिक के आरोप लगाने के 6 महीने बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इन मामलों की CBI जांच सौंपी थी। उसके बाद 23 मार्च 2022 को 2 अलग अलग FIR दर्ज की गई। जानकारी के मुताबिक सरकार ने 2017 में पुरानी योजना समाप्त होने के बाद नई बीमा योजना के लिए टेंडर जारी किए थे। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को L1 बोलीदाता के रूप में सितंबर 2018 में अनुबंध दिया गया था। यह योजना शुरू होने के तुरंत बाद सरकार ने 61 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान किया था। आरोपों के अनुसार यह भुगतान बिना मुख्य सचिव या राज्यपाल की मंजूरी के किया गया था। कर्मचारियों ने उच्च प्रीमियम और योजना से बाहर निकलने के विकल्प न होने पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद सत्यपाल मलिक ने योजना को धोखाधड़ी बताते हुए रद्द कर दिया था। प्रकरण के आरोपों के अनुसार बीमा दलाल TRBL कथित तौर पर एक बड़े कारोबारी समूह का मुखौटा था और टेंडर प्रक्रिया में बदलाव कर रिलायंस को अनुबंध देने की कोशिश की गई थी। ACB ने 2021 में कहा था कि उसे इस केस में कोई अनियमितता नहीं मिली, लेकिन 44 करोड़ की वसूली की सिफारिश की गई। तब सन 2022 में वित्त विभाग ने माना कि अनियमितताएं थीं और मामला CBI को सौंपा गया था। CBI ने TRBL, रिलायंस जनरल और अज्ञात सरकारी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक साजिश और कदाचार के आरोप लगाए थे। इसमें सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा था। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने जनवरी 2024 में इस मामले में 36.57 लाख करोड़ की संपत्तियां जब्त की थी।
ईडी के अनुसार टेंडर प्रक्रिया जानबूझकर संदिग्ध तरीके से डिजाइन किया गया था। प्रकरण के अनुसार 2019 में 2200 करोड़ रुपए का अनुबंध पटेल इंजीनियरिंग को दिया गया था। सीबीआई की एक एफआईआर में कहा गया कि टेंडर प्रक्रिया में ई टेंडरिंग के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया और बोर्ड के निर्णय के बावजूद रिवर्स ऑक्शन नहीं किया गया। परियोजना की कुल लागत 4287 करोड़ रुपए बताई गई, लेकिन इसमें घटिया निर्माण और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने में विफलता की शिकायतें सामने आई हैं। सीवीपीपीएल की 47वीं बोर्ड बैठक में टेंडर रद्द किया गया था, लेकिन 48वीं बैठक में बिना रिवर्स ऑक्शन के पटेल इंजीनियरिंग को फिर से ठेका दे दिया गया। सीबीआई ने मलिक के अलावा सीवीपीपीएल के एमडी एमएस बाबू, निदेशक एमके मित्तल और अरुण कुमार मिश्रा, मलिक के निजी सचिव वेन राणा, कंवर सिंह राणा, पटेल इंजीनियरिंग के एमडी रुपेन पटेल और कारोबारी कमलजीत सिंह तुग्गल को आरोपी बनाया था। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अक्टूबर 2021 में खुद सार्वजनिक रूप से दावा किया था कि उन्हें 2 फाइलें पास करने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत पेश की गई थी। देखने में यह तथ्य कि उन्होंने खुद यह मामला सार्वजनिक किया और सीबीआई ने उन्हें आरोपों पर एफआईआर दर्ज कर ली, उन्हें एक भ्रष्टाचार उजागर करने वाले के रूप में पेश करता है। कोई व्यक्ति अगर खुद रिश्वत की पेशकश की बात स्वीकार करता है और उसे ठुकराने का दावा करता है तो यह साजिश की संभावना कम करता है और साहस की छवि बनाता है। उन्होंने कहा था कि एक सौदा अंबानी से जुड़ा था और दूसरा आरएसएस पदाधिकारी से संबंधित था। हालांकि उन्होंने इन दावों का कोई ठोस दस्तावेजी सबूत सार्वजनिक नहीं किया था। आरोप गंभीर है, लेकिन बिना दस्तावेजी या ऑडियो वीडियो प्रमाण के इन्हें साबित करना मुश्किल है। इससे उन पर राजनीतिक रूप से बयानबाजी करने का आरोप भी लगा था। मलिक को शुरू में गवाह के रूप में बुलाया गया, लेकिन बाद में उन्हीं को आरोपियों की सूची में शामिल किया गया। यह भी महत्वपूर्ण है कि सीबीआई केंद्र सरकार के अधीन आती है और मलिक भाजपा सरकार के आलोचक बन चुके थे। इससे यह आशंका जताई गई कि कहीं यह जांच राजनीतिक बदले की भावना से तो प्रेरित नहीं है। हालांकि सीबीआई का आरोप पत्र तथ्यों के आधार पर है, फिर भी निष्पक्षता पर सवाल उठते रहे हैं। अब मलिक की मौत के बाद ही कई सवाल अधूरे रह गए। सीबीआई के आरोप पत्र में मलिक के साथ 6 अन्य लोग भी नामजद हैं, जिनमें इंजीनियरिंग कंपनी के एमडी से लेकर सरकारी अधिकारी तक शामिल हैं। अगर मलिक अकेले दोषी होते तो मामला ज्यादा संदिग्ध होता, लेकिन पूरे नेटवर्क की जांच का मतलब है कि मामला केवल राजनीति नहीं है। कहीं ना कहीं प्रशासनिक भ्रष्टाचार की परतें भी खुल सकती हैं। वो क्या है, ये मलिक के जीवित रहते पता नहीं चला। जम्मू कश्मीर के वित्त विभाग ने खुद 2022 में स्वीकार किया कि बीमा अनुबंध देने में अनियमितताएं थीं। सीवीपीपीएल की बोर्ड मीटिंग में टेंडर रद्द करने का फैसला होने के बावजूद उसे एक निजी कंपनी को सौंप दिया गया। इससे साफ है कि मलिक के आरोपों में कुछ आधार जरूर है। उन्होंने इस परियोजनाओं को रोका या सवाल उठाए, जिससे सत्ता के भीतर टकराव हो सकता था। सत्यपाल मलिक भाजपा की ओर से नियुक्त राज्यपाल थे, लेकिन अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से वो लगातार भाजपा की आलोचना करते रहे और किसानों के आंदोलन से लेकर अडानी अंबानी तक हर मामले में प्रखर आलोचक रहे। भाजपा से दूरी बनाने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई करने का समय भी ध्यान देने लायक है। चर्चा रही कि यह मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित भी हो सकता है। बहरहाल सत्यपाल मलिक का यह दावा कि उन्होंने भ्रष्टाचार की फाइलें रोकी, पहली नजर में विश्वसनीय लगता है, क्योंकि उन्होंने खुद ही सबसे पहले यह बात उजागर की। लेकिन जब जांच एजेंसियां उन्हीं को आरोपी बना रही थीं, तो यह सवाल उठता है, क्या वो भ्रष्टाचार रोकने वाले थे या उसी सिस्टम का हिस्सा थे? राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि संभावना है कि वे
ब्लोअर भी हो और राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार भी हो। दोनों चीजें साथ साथ हो सकती हैं। ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने भ्रष्टाचार उजागर किया है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का उनकी बयानबाजी और आलोचना की वजह से अब उन्हें निशाना बनाया गया हो। सच जो भी हो, लेकिन मलिक की मौत काले सच से जुड़े कई सवाल छोड़ गई। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। धन्यवाद।